वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट नंबर 5 है। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है नेक्स्ट ईयर के लिए, 2024 वाले के लिए। तो इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, इन तीनों में जहाँ तक हो गया था उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टेस्ट नंबर 4 तो जनरल साइंस वाला था, अलग टेस्ट था वो। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं 599 में पूरे साल के लिए, ठीक है। तो या तो डेली यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करते रहिए या फिर आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड हैं, ठीक है। मृदभांड होते हैं मिट्टी के द्वारा बनाए गए बर्तन। तो गेरुए रंग के मृदभांड, काले एवं लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, इनमें से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड हैं चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मुख्यतः चित्रित धूसर मृदभांड और कुछ अंशों में उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड विभिन्न सीमाओं के बावजूद उत्तर वैदिक कालीन जीवन की जानकारी देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रित धूसर मृदभांड। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपी पीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तर वैदिक कालीन लौह अस्त्र सर्वाधिक मात्रा में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अतरंजी खेड़ा से, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक लौह अस्त्र पूछ रहा है, मिले तो बटेसर से भी हैं, आलमगीरपुर से भी, हस्तिनापुर से भी, लेकिन सर्वाधिक संख्या में। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन स्थलों से अभी तक लौह अस्त्रों की सर्वाधिक संख्या जो मिली है वो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुई है। और कुरु पांचाल प्रदेश में स्थित बटेश्वर, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर से भी लोह के अस्त्र प्राप्त हुए हैं, लोहे के अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शेष 3 से अलग है या शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। कुल है, कोश है, गोत्र है, लेकिन कोश नहीं है। कोश का मतलब भंडार से है। देखिए, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश, गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित ना होकर किससे? भंडार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए वैदिक काल में किस संबोधन का प्रयोग किया जाता था? आचार्य जी, अधर्वयु, उपाध्याय, पुरोहित। वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कौन? उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। जो आचार्य था, आचार्य, वो गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता था, और जो अधर्वयु था वो यजुर्वेद का पुरोहित था। 5वां प्रश्न है, महाजनपद कालीन राज्य कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 16 महाजनपद अगर आपने पढ़े हो तो उन्हीं में से कौशल है। तो कौशल की दो राजधानियां थीं, साकेत यानी अयोध्या और श्रावस्ती, और प्रसेनजीत जो था वो यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। और कौशल और मगध के बीच काशी को लेकर लंबे समय तक संघर्ष चला। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। महाजनपद राज्य कौशल से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। देखिए, कौशल महाजनपद की जो उत्तरी राजधानी है वो है साकेत यानी अयोध्या, और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी इसकी। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। प्रसेनजीत यहाँ का प्रसिद्ध राजा था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। और कौशल और मगध के बीच काशी को लेकर लंबे समय तक संघर्ष चला था, तो तीसरा भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर अजय, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में इनकी राजधानियां। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है, मल्ल की क्या है, पांचाल की क्या है। देखिए, चेदी महाजनपद की राजधानी है शुक्तिमती, ठीक है, और वत्स की कौशाम्बी। तो बी का 3 क्या 1 से एलिमिनेट हो रहा है? ये है बी का 3 1 से भी एलिमिनेट हो जाएगा ये, ठीक है।
तो चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी और शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और बुद्ध काल में यहाँ उदयन का शासन था। और मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा और पांचाल की उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी राजधानी थी काम्पिल्य। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा अहिच्छत्र से। चेदी की हो गई शुक्तिमती, पांचाल की अहिच्छत्र हो गई, मल्ल की कुशीनारा, वत्स कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मगध और कौशल में काशी पर अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। अभी ऊपर के एक्सप्लेनेशन में तो देखा। अजातशत्रु के समय काशी मगध का अंग बन गया। और वत्स महाजनपद की आधुनिक इलाहाबाद यानी प्रयागराज का क्षेत्र था। वत्स महाजनपद आधुनिक इलाहाबाद या प्रयागराज का क्षेत्र था। और 16 महाजनपदों का उल्लेख दीर्घ निकाय में किया गया है। देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ये अपने आप में ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी है एग्जाम में। तो यहाँ दीर्घ निकाय लिखा है तो इसलिए एलिमिनेट कर देंगे इसको। बाकी वत्स महाजनपद आधुनिक इलाहाबाद प्रयागराज का क्षेत्र था। अजातशत्रु के समय काशी मगध का अंग बन गया। मगध और कौशल को लेकर लंबे समय तक संघर्ष चला। तो पहला, दूसरा, तीसरा भी है इसका आंसर। फोर्थ को एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख दीर्घ निकाय में ना होकर किसमें, अंगुत्तर निकाय में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और वत्स महाजनपद आधुनिक इलाहाबाद यानी प्रयागराज का क्षेत्र था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध राजा उदयन, जो बुद्ध का समकालीन माना जाता है, वत्स जनपद से संबंधित था। और अवध के राजा प्रघोत के साथ उसकी शत्रुता के विषय पर अनेक कथानक प्राप्त हैं, जिनमें वाशबद्धता और उदयन के प्रणय प्रसंग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है पाणिनि से संबंधित। देखिए, पाणिनि के द्वारा कृत अष्टाध्यायी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो पहला तो यही प्रश्न है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। तो अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है जिसे 8 अध्यायों में बांटा गया है और इसमें 4000 सूत्र हैं जो केवल 2-2 या 3-3 शब्दों के ही हैं। पाणिनि द्वारा व्याकरण की रचना 4 भागों में की गई, जिसमें से एक भाग है अष्टाध्यायी। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों यहाँ करेक्ट हैं स्टेटमेंट और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो पाणिनि ने व्याकरण जो है 4 भागों में लिखी है। 4 भाग कौन कौन से, अष्टाध्यायी, दूसरा है शिवसूत्र या महेश्वर सूत्र और तीसरा है धातुपाठ, चौथा है गणपाठ। तीनों पे एक नज़र, लेकिन इंपॉर्टेंट है अपने लिए अष्टाध्यायी। इसी से प्रश्न बनते आ रहे हैं और बनते रहेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इस बार सूची 1 में विदेश यात्री और उनके यात्रा वृत्तांत। फो क्यों की, सीयू की, इंडिका, तहकीक उल हिंद। देखिए, तहकीक उल हिंद अलबरूनी की रचना है। इंडिका मैगस्थनीज की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। फाहियान की रचना है। फो क्यों की और हुएनसांग की सीयू की। तो ए का हो गया 4, 1 से तो एलिमिनेट होगा नहीं। बी का हो गया 2, तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और 3 का हो गया सी, 3 का हो गया सी, केवल एक में ही है, तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर। 4 2 1 3। देखिए, मैगस्थनीज की बात करें तो यूनान तथा रोम के लेखकों ने भारत का वर्णन इंडिका को आधार बनाकर किया। और मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो इंडिका हो गई मैगस्थनीज की। फाहियान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था और फो क्यों की पुस्तक उसने लिखी। हुएनसांग की बात करें तो भारत में 15 वर्षों तक रहा और अपनी पुस्तक उसने सीयू की में भारत को क्या कहा है, यिंतु कहा है। यिंतु का अर्थ है अर्धचंद्राकार। और अबू रिहान अथवा अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। उसने अपनी पुस्तक तहकीक उल हिंद या किताब उल हिंद में भारत की सामाजिक और आर्थिक दशाओं का वर्णन किया है। अब है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है हुएनसांग से रिलेटेड। हुएनसांग द्वारा वर्णित भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ठीक है, कोई बाहर से आया, उसने भारत को देखा, ठीक है, वहाँ देखी गई चीज़ों का उसने वर्णन कैसे किया होगा, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा होगा या कोई पुस्तक लिखी होगी, कोई रचना लिखी होगी, तो उसी से रिलेटेड सवाल है। हुएनसांग ने पाटलिपुत्र के पतन तथा कन्नौज के उत्थान का वर्णन किया है। औद्योगिक श्रेणियों तथा निगमों के विषय में चर्चा की है। उसने लिखा है कि इस समय अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह
एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था भारत में। तो क्या ह्वेनसांग द्वारा कही गई ये सारी बातें सत्य हैं? बिल्कुल सत्य हैं, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी में तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत को हर क्षेत्र में समृद्धशाली बताया है। उसने पाटलिपुत्र के पतन तथा कन्नौज के उत्थान पर भी प्रकाश डाला है। और उसका कहना है कि उस समय अंतर्जातीय विवाह होता था, विधवा विवाह होता था। देखिए, उस समय अंतर्जातीय विवाह नहीं था, विधवा विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा ये प्रचलन में नहीं थी। ठीक है, प्रचलन में नहीं थी, लेकिन सती प्रथा प्रचलन में थी। और स्टेटमेंट में क्या है भाई? प्रचलन में नहीं था। ठीक है, सही है, ऑप्शन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा थी, अंतर्जातीय विवाह नहीं था, विधवा विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने नालंदा एवं विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की? ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, चाउ जुकुआ। नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की थी इत्सिंग ने। देखिए, इत्सिंग ने नालंदा एवं विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों में लंबे समय तक समय व्यतीत किया। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थानों और भारतीयों की वेशभूषा, उनके खान पान आदि के विषय में जो है विस्तृत जानकारी दी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पुरा पाषाणकालीन संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस काल में संस्कारों की शुरुआत हुई, जैसे कि शवों को दफनाना, आग का नियमित प्रयोग शुरू हो गया और आवास का निर्माण, ठीक है, आवास निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हुई। पुरा पाषाणकालीन संस्कृति, बिल्कुल, शवों को दफनाने लगे थे ये लोग। ठीक है, आग का नियमित प्रयोग करने लगे थे और घर बनाने लगे थे। सारे के सारे करेक्ट हैं पुरा पाषाणकालीन संस्कृति से रिलेटेड। देखिए, पुरा पाषाण काल में लोग शवों को दफनाने लगे थे, आग का प्रयोग नियमित रूप से शुरू हो गया था, अपने रहने के लिए घर बनाने लगे थे। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल के औजारों के प्रयोगकर्ता मानव होमो इरेक्टस थे, जबकि उच्च पुरा पाषाण काल के मानव को होमो सेपियंस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इस बार सूची में है पाषाणकालीन स्थल और वर्तमान स्थिति सूची 2 में। बेलन घाटी कहाँ पर है? बेलन घाटी कहाँ पर? भीमबेटका कहाँ पर? बागोर कहाँ पर? आदमगढ़ कहाँ पर? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ? होशंगाबाद या रायसेन जिला? भीमबेटका है मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, बेलन घाटी है मिर्जापुर, बागौर है राजस्थान, आदमगढ़ हो गया होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो इसका हो गया डी। ठीक है, बेलन घाटी हो गई मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिला, बागौर राजस्थान में, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बेलन घाटी के लोहंदा से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और भीमबेटका बड़ा इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका यहाँ की गुफाओं से जंगली सांड, रीछ, बारहसिंगा, मैमथ के चित्र मिलते हैं। इसे जुलाई 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था मध्य प्रदेश के भीमबेटका को, और वर्तमान में यह रातापानी अभयारण्य का अंश है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल भारत में अवस्थित नहीं है? तो भारत के किसी पड़ोसी देश में होगा। बागौर राजस्थान में, कोल्डी हवा भारत, बुर्ज होम भारत, जम्मू कश्मीर, मेहरगढ़ नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। देखिए, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और यहाँ से नवपाषाण काल से कांस्य काल तक के अवशेष मिले हैं, जहाँ गेहूं और जौ आदि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के कोल्डी हवा स्थल से वन्य जीव और कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल मिलने का विवरण प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम भारत के जम्मू कश्मीर में, बागौर है भारत के राजस्थान में। 15वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता नाम का प्रयोग करने वाला पहला पुरातत्वविद कौन था? कौन था? जॉन मार्शल। देखिए, जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता का नाम प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। और स्टुअर्ट पिगट कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना स्टुअर्ट पिगट ने। 16वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यह है धोलावीरा गुजरात का। तो सिंधु सभ्यता के नगर जो है सामान्य तौर पर 2 भागों में विभाजित थे। ठीक है, पश्चिम में दुर्ग,
जहाँ विशिष्ट महत्व के भवनों का निर्माण होता था, और पूर्व में निचला नगर जो रिहायशी क्षेत्र था, और धौलावीरा में नगर का विभाजन 3 भागों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। प्रागैतिहासिक स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गिलुंद से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, और कायथा संस्कृति स्थल जो है वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित है, और नबदा टोली महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। एक प्रश्न में 4 क्वेश्चन डाले गए हैं। ये अपने आप में प्रश्न है, ये अपने आप में प्रश्न है। ठीक है, पकी हुई ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले? गिलुंद से, सही है। दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालिक स्थल है, ये भी सही है। कायथा संस्कृति चंबल नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, न कि नर्मदा। नर्मदा में ये नबदा टोली है महाराष्ट्र की। तो डी बी ए सही, इनकरेक्ट है सी। देखिए सी सही नहीं है, क्योंकि कायथा संस्कृति चंबल नदी क्षेत्र में स्थित है, न कि नर्मदा, और इसे हड़प्पा की कनिष्ठ समकालीन संस्कृति भी कहते हैं। बाकी तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। तो स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने। पहिए का आविष्कार निम्नलिखित में से किस युग में हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल में आग का हो गया था। तो पहिए का आविष्कार, देखिए पहिए को अब तक के सबसे महत्वपूर्ण यांत्रिक आविष्कारों में से एक माना जाता है, और सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य द्वारा पहिए का उपयोग किया जाता रहा है। पहिए के आविष्कार के बाद से अधिकांश आदिम प्रौद्योगिकियां इसके सिद्धांत पर आधारित रही हैं। इतिहास हमें बताता है कि पहिए का आविष्कार मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक में 3500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इसका मतलब है कि पहिया लगभग 5500 साल पुराना है, और परिवहन के लिए पहिए का उपयोग, पहला उपयोग जो है 3200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के रथों में हुआ था। नवपाषाण युग की बात करें तो नए पाषाण युग को नवपाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है, जो पाषाण युग का अंतिम काल था, और इस समय की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 4,500 ईसा पूर्व थी। इस अवधि के दौरान व्यापक और विभिन्न प्रकार के विकास दिखाई देते हैं। इस अवधि के बाद ताम्रपाषाण काल आया, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, नवपाषाण काल के अंत में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। आधुनिक यानी वर्तमान मानव का पूर्वज कौन था? होमो हेबिलिस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन, रामा पिथेकस। आधुनिक मानव या वर्तमान मानव का जो पूर्वज है वो है क्रोमैग्नन मानव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और पहला था रामा पिथेकस। देखिए वर्तमान या आधुनिक मानव का जो पूर्वज है वो है क्रोमैग्नन मानव। ठीक है, और रामा पिथेकस मानव वंशानुक्रम का सबसे पहला पूर्वज है। ठीक है, 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व यह मायोसीन युग में पाया जाता था। तो सबसे पहला रामा पिथेकस, और वर्तमान मानव का जो पूर्वज है वो है क्रोमैग्नन मानव। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में मौजूद नहीं थी? देखिए जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो प्राणवायु नहीं थी, या थी तो बहुत कम, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। ये है इसका आंसर। देखिए जीवन की उत्पत्ति के समय प्राणवायु यानी ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद नहीं थी। पृथ्वी का वातावरण शुरू में जीवन के विकास के अनुकूल नहीं था। जीवन की उत्पत्ति एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसने पहले जटिल कार्बनिक अणुओं को उत्पन्न किया और उन्हें इकट्ठा किया। पृथ्वी के विकास में अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के समय मूल वातावरण अमोनिया, मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और कार्बन मोनोऑक्साइड से समृद्ध था, लेकिन मुक्त ऑक्सीजन की इसमें कमी थी, और इस प्रकार आदिम वातावरण में कोई मुक्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। तो ए करेक्ट है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के ये 20 प्रश्न थे। ठीक है, ऐसे तो 19 ही थे, इसको ऐड किया गया है अलग से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है लेकिन, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, और तब तक करेंगे कंटिन्यू जब तक एंशिएंट हिस्ट्री से हम मध्यकालीन भारत में नहीं पहुंच जाते, और फिर मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत में, फिर कोई और सब्जेक्ट, इसी तरह से चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज़ भी प्राप्त कर सकते हो पूरे साल के लिए 599 में। ठीक है,
किसी बुक को अलग से मत पढ़िएगा, हम पढ़ रहे हैं सब कुछ, ठीक है, उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसी से प्रैक्टिस करते रहिए।